हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमारा जो अभी कल का एग्ज़ाम हुआ टैक्स का जनवरी 25 अटैम्प्ट का, वो अपने सामने है। और पहले इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया और किस तरह का क्वेश्चन था, नया था, पुराना था, या अपन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, वो सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 15 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल है, यानी कि क्वेश्चन बैंक के अंदर अवेलेबल है। कुछ ज़्यादा इसमें नया नहीं था। टोटल इनकम चैप्टर से है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लगभग इन्होंने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। सैलरी का पॉइंट भी पूछ लिया, पीजीपी का पॉइंट भी पूछ लिया, हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट भी पूछ लिया, डिडक्शंस भी पूछ ली। लेकिन एक खुशखबरी बस ये थी कि नॉर्मल स्कीम का क्वेश्चन था, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको बाकी कुछ करना नहीं था, 115 बीएससी नहीं करना था और चीज़ें नहीं करनी थी। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था जिसके अंदर एक नॉर्मल पेनल अकाउंट गिवन है और ये सैलरी के कुछ डिटेल दे रखी हैं, फिर ये हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल दे रखी हैं। और ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे। अभी आपका टोटल इनकम का चैप्टर हुआ नहीं है, जब होगा तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे। इसके अलावा अपना नीचे कुछ ये डिडक्शन दे रखी है, ट्यूशन फीस पे किया या फिर लोन की रिपेमेंट की वगैरह वगैरह, और 115 बीएससी ऑप्ट आउट किया है, वो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी थी। इसका मतलब पहले टोटल इनकम निकालो, उसके बाद जो है टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, ये करा जा सकता था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन जो 2 का ए है, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी आपका हुआ नहीं है। और कैपिटल गेन के अंदर बहुत आसान कंसेप्ट आता है, स्लम सेल, और वैसा क्वेश्चन भी अपने पास बुक में है पड़ा, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था। ये भी आसान था, 6 मार्क का क्वेश्चन ये था। तो अभी तक 21 नंबर हो गए और वो अपने को एक बेसिक मिले हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं मिला है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, ये जो टीडीएस का क्वेश्चन है, और हाँ, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, अपना जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसे थोड़ा सा अलग था। कहने का मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट दे रखी थी। तो बेसिकली ये जब मैं टीडीएस कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। 194 जे का क्या कहते हैं अपना क्वेश्चन है नया क्वेश्चन। मतलब नया का मतलब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है नहीं, बट कर सकते थे अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 का ए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसे आप देखने को मिल रहा है, आपको एमएसएमई की डेफिनेशन लिखनी थी, और ये अपना पीजीपी चैप्टर जब किया था तो अपन ने पढ़ी थी कि भाई टर्नओवर की लिमिट क्या होती है, वो लिखना था। 2 नंबर का ये वाला पार्ट है और फिर बी पार्ट है। टोटल जो है इसके 6 मार्क हैं, तो 4 नंबर का बी पार्ट है। ये पीजीपी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका मतलब पीजीपी में से 15 नंबर का क्वेश्चन तो पहले आया ही है, साथ में 6 नंबर का क्या आया है, दोबारा आया है। तो पीजीपी चैप्टर टोटल कितना हो गया, 21 नंबर हो गया। इसके अलावा जो कैपिटल गेन है 6 नंबर का, वो आया है। तो आप समझ सकते हो कि ये 2 चैप्टर काफी पेपर कैरी कर रहे हैं, वेटेज कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो डेप्रेशन निकालना है, यहां पर ये भी आप कर सकते थे, डेप्रेशन निकालना है। लेकिन यहां पर ये आईसीए ने खास काम किया कि भाई वो वाला कंसेप्ट टेस्ट किया जो पहले कभी कंसेप्ट आईसीए ने नहीं पूछा। जैसे कि दोस्त से गिफ्ट मिलता है कोई चीज, तो क्या कहते हैं उसके ऊपर कितने पे डेप्रेशन लगाएंगे। वो एक कंसेप्ट कराए थे मैंने कि भाई मान लो आप भी कोई एसेट पहले दोस्त से गिफ्ट मिला तो उसको किस वैल्यू पे आप ब्लॉक में ऐड करोगे, उस तरह की बातें थी। जैसे पहले कोई बिल्डिंग यूज कर रहे थे तो उसका नोशनल डेप्रेशन माइनस करते थे, दोस्त से गिफ्ट करते तो भी नोशनल डेप्रेशन माइनस करते थे। तो नए कंसेप्ट हैं, ये पहले कभी पूछे नहीं गए, तो वो पूछ रखे हैं यहां पर। ऑल्दो जिसको वो कंसेप्ट्स आते हैं तो उसके लिए तो आंसर आसान है, लेकिन अपना जो है जिसको नहीं आते उसको ये मुश्किल लगेगा। इसके अलावा ये डेप्रेशन का हो गया, और फिर अपने पास एक दोबारा क्वेश्चन उसने पूछा टोटल इनकम से। आई मीन आप इसको बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन भी कह सकते हो, टोटल इनकम भी कह सकते हो। इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर आपको टोटल करना है। इसको टोटल आ जाएगी आपकी इनकम, और फिर उसके बाद आपको टैक्स निकालना है। तो बेसिकली आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने का क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ गया, और इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी पूछ रखा है। तो मिक्स सा क्वेश्चन है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, और ये भी टैक्स लायबिलिटी या बेसिक कंसेप्ट का कह सकते हो आप। इसमें भी इन्होंने ऑप्ट आउट किया है 115 बीएससी को, मतलब नॉर्मल स्कीम ही ज्यादा पूछ रहा है जैसे हमें देखने को मिला है।
इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है सेट ऑफ का है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो अभी आप करके आए हो सेट ऑफ चैप्टर, तो आप देख सकते हो सेम वही सारी बातें लिखी हुई हैं और इसमें आपको लास्ट में वही बताना है कि भाई आपको इनकम निकालनी है और साथ में कितने क्या क्या लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ये बताना है। और यहां पर भी उसने ऑप्ट आउट किया है किसमें से, 115 बीएससी में से। तो ये क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो, अभी आपका टैक्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी आप कर सकते हो। तो इसके अलावा नेक्स्ट ये जो है आपका क्वेश्चन, ये रिटर्न का क्वेश्चन है, बताना है कि भाई लॉस की रिटर्न कौन कौन से केस में लॉस की रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको बताया था कि भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रेशन तो आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर उसके अलावा जितने बाकी के जो है क्या कहते हैं अपना लॉसेस हैं उनको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको लॉस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, यानी कि आपको जो है टाइम के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और अगर लॉस रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है वो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ये होगा। तो या तो ये क्वेश्चन कर सकते थे या फिर उससे भी आसान क्वेश्चन बिलेटेड रिटर्न क्या होती है और उसके बारे में बताओ कब फाइल करनी चाहिए। आपको पता है ये कल ही क्वेश्चन किया है ये वाला तो, कि भाई आपका जो है 31/12 से पहले पहले इसको फाइल करना चाहिए। और फिर बताना है आपको अपडेटेड रिटर्न कब अप्लाई नहीं होती, ये कल ही आपको कराया था कंसेप्ट कि भाई अगर मान लीजिए आपको इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हो तो भी नहीं आपको भर सकते हो, रिफंड नहीं मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकते, तो वो सारी बातें हैं। तो ये बी क्वेश्चन ये भी आप कर सकते थे। तो रिटर्न चैप्टर में से तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा तो ये आपका खत्म हो जाता है पेपर। ऑल्दो ये इनकम टैक्स का पेपर आपने देखा, ये पेपर आपका आप मान के चलो 35 नंबर का आता है, बट टोटल क्वेश्चन इसमें से जो है वो लगभग 50 नंबर के दे रखे होते हैं, उसमें से करना 35 नंबर का होता है। 50 नंबर के कैसे दे रखे होते हैं, क्योंकि एक तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 15 नंबर का है वो तो कंपलसरी होता है, और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 क्वेश्चन होते हैं। देखो आप यहां पर देखेंगे तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, और इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 10 मार्क का है। 6 प्लस के यहां पर होगा 6 प्लस के 4 होगा, हाँ 6 प्लस 4 10 मार्क का ये है सेकंड क्वेश्चन। 10 मार्क का 6 प्लस के 4 ये है थर्ड क्वेश्चन। 10 मार्क का 6 प्लस के 4 ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन है सेकंड थर्ड फोर्थ 10 मार्क्स के, इसमें से आपको कितने करने होते हैं, 2 करने होते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंपलसरी जो कि 15 मार्क का हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन तीनों में से आपको कितने करने होते हैं, इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो 10 मार्क का ईच होता है इनटू में 2, यानी कि ये आपका आ गया 20 मार्क्स प्लस के 15 मार्क कितने हो गए, 35 मार्क्स। तो आपको पेपर तो करना है 35 का, लेकिन एग्जाम में आता कितने का है, आता है 15 ये 10 10 10, यानी कि 30 और 15 45 हो गए। और चौथे क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन भी है कि या तो बिलेटेड रिटर्न वाला क्वेश्चन कर लो या दूसरा कर लो, तो 4 नंबर और एक्स्ट्रा हो गए। लगभग 49 मार्क्स का पेपर आया, जिसमें से आपको कितना करना है, 35 मार्क्स का करना है। तो ये तो हो गया आपका इनकम टैक्स का। अब अगर मैं इसको चैप्टर वाइज समराइज करूं कि चैप्टर वाइज जो है क्या कहते हैं कौन सा कितने मार्क्स का आया, तो ये आप ये देखेंगे। तो अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो कौन सा कितने मार्क्स का है, और मैं पिछले साथ में आपके लिए 2 अटेम्प्ट भी लाया हूं कि पिछले 2 अटेम्प्ट भी और देखते हैं कि भाई कौन कौन से आए हैं। तो आप देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा मई 24। अच्छा पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं, आईसीआई की जो वेटेज क्या है, आईसीआई ने लिख रखा है अपनी वेबसाइट पे कि भाई मैं ये दोनों चैप्टर को मिलाकर इतने परसेंट पूछूंगा, 10 से 20% पूछूंगा, 10 से 20% पूछूंगा। ये आईसीआई कहता है कि मैं 10 से लेकर 20% तक दूंगा ये वाले चैप्टर दोनों। पांचों हेड को मिलाकर आईसीआई कहता है कि मैं 25 से 30% दूंगा। इसके अलावा जो क्लबिंग सेट और डिडक्शन को मिलाकर आईसीआई कहता है कि मैं 15 से 20% दूंगा, और लास्ट में एडवांस टैक्स और रिटर्न इन दोनों को मिलाकर बोलता है 15 से 20% दूंगा, टोटल इनकम को मिलाकर बोलता है इतने परसेंट दूंगा। तो आईसीआई ने खुद बोला है कि मैं इतने इतने परसेंट में दूंगा। अब जो है क्या कहते हैं, अब बात आती है कि आया कितने का। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया कि भाई आईसीआई का पेपर जैसे कि 50 नंबर का इनकम टैक्स का आता है, 10 नंबर आप मान के चलो ऑप्शन के हो गए, तो टोटल आपका 60-65 नंबर का पेपर आता है। तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कि भाई आईसीआई के हिसाब से ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आने चाहिए 6 to 12 मार्क के, ये वाले चैप्टर आने चाहिए 15 से 18 नंबर के, इसके अलावा ये वाले आने चाहिए 9 से 12 के, और ये वाले आने चाहिए 9 से 12 के, और लास्ट वाला चैप्टर आना चाहिए 15 नंबर का। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि आईसीआई के हिसाब से ये आने चाहिए। अब आए कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो देखो मई 24 के अंदर शुरू के आए थे 6 मार्क्स के, फिर ये 2 चैप्टर शुरू वाले, फिर आए 4 नंबर के, और इस अटेम्प्ट में भी जो है 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए,
8 नंबर के जो है क्या कहते हैं चैप्टर आए हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस में से कुछ नहीं आया इस बार पेपर में, रेजिडेंशियल स्टेटस में से कुछ नहीं आया, हर बार आता है, इस बार कुछ नहीं आया। और लेकिन फिर 8 नंबर आए कहां से? सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट से आए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो 2 मार्क्स लिख रखे हैं मैंने, ये एमसीक्यू के आए हैं, एमसीक्यू के आए हैं भाई, एमसीक्यू। और 8 नंबर का एमसीक्यूज आए हैं, कहां से आए हैं? सिर्फ बेसिक कंसेप्ट से। और कौन से कंसेप्ट में से आए हैं वो भी बताऊंगा। एग्रीकल्चर इनकम में से आए हैं और एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में से आए हैं। मतलब जो आप समझते थे कि भाई चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी तो वेस्ट है, किसी काम की नहीं है, ऑल्दो मैंने तो पूरी अपना बेसिक कंसेप्ट में 10 क्लास लगा रखे हैं, मैंने तो अपना पूरा करा रखा है, लेकिन स्टिल बच्चे ये समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट की थ्योरी तो किसी काम की नहीं है। उसी थ्योरी में से उसने 8 नंबर के क्या पूछ रखे हैं? एमसीक्यू पूछ रखे हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस में अगेन बता दूं कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब अगले अटेम्प्ट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद और क्या है भाई, पांचों हेड में से क्या क्या आया है वो बता देता हूं। पांचों हेड में से सैलरी का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो सैलरी करते रह गए कोई क्वेश्चन नहीं आया, हाउस पार्टी करते रह गए कोई क्वेश्चन नहीं आया, अदर सोर्सेज का तो आता ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन आए हैं वो किसके आए हैं? कैपिटल गेन का और पीजीपी का। मैंने लिख रखा है 12 नंबर का आया है, बिल्कुल ठीक है। प्लस के 15 नंबर का जो अलग क्वेश्चन है वो तो मैंने किस में डाल रखा है? टोटल इनकम में। वो तो आया ही है, वो भी पीजीपी का था और बाकी हेड भी थे उसके अंदर, वो तो आया ही है। अलग से 12 नंबर के अलग क्वेश्चन आए हैं, तो ये बात है आपकी। और ये एमसीक्यू नहीं आए, ये प्रॉपर क्वेश्चन आए हैं, सब्जेक्टिव आए हैं। ये ऊपर वाले जो 8 नंबर के थे ये तो सारे एमसीक्यू थे, लेकिन ये जो आए हैं ये आए हैं सब्जेक्टिव। फिर क्या कहते हैं अपना, आप देखोगे क्लबिंग में से अपना 6 नंबर का आया, ये भी एमसीक्यू है। जो 2+2+2 लिख रखा है, 6 नंबर के एमसीक्यू आए हैं क्लबिंग में। मतलब 2 केस स्टडी थी, एक केस स्टडी में तो उसने क्या पूछा? एग्रीकल्चर इनकम पूछा, और दूसरी केस स्टडी में क्या पूछा? क्लबिंग पूछा। फिर 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया बड़ा सब्जेक्टिव, तो क्लबिंग भी इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ भी है। डिडक्शन में से अलग से क्वेश्चन नहीं आया, डिडक्शन में से जो है वो अपना कहां पॉइंट पूछे हैं? टोटल इनकम में पॉइंट पूछा है। एडवांस टैक्स आया है 4 नंबर का, टीडीएस का क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, रिटर्न का क्वेश्चन आया 8 नंबर का, जिसमें से 4 नंबर का करना होता है, तो 4 नंबर ही मान के चलो। रिटर्न का क्वेश्चन आया, और टोटल इनकम का आपको पता ही है 15 नंबर का आया है। 4 नंबर का एक और क्वेश्चन था टैक्स लायबिलिटी निकालने का, और 1 नंबर का क्वेश्चन अपना वहां पर भी था, एमसीक्यू में भी था। तो इस तरह से ये भी आप देखो। अब मुझे बताओ, आप जो बच्चे स्ट्रेटजी बनाते हो कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूं, ये कर लूं, वो आपकी स्ट्रेटजी तो धरी की धरी रह जाती है ना। तो जो बच्चा सेलेक्टिव होकर चलता है कि मैं तो गिने चुने चैप्टर गिन लेता हूं कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा आता है वो देख लेता हूं, टीडीएस आता है वो देख लेता हूं, एक आधा और चैप्टर देख लेता हूं, बाकी जो है वो छोड़ देता हूं। अगर ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो फिर किसी अटेम्प्ट में ऐसा हो सकता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं आएगा। जैसे मैं अगर आपको पिछले अटेम्प्ट्स का कंपैरिजन करके दिखाऊं, मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट लिख रखे हैं यहां पे, वहां कंपैरिजन करके दिखाऊं तो हर अटेम्प्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस आ रहा था। पहले 6 का आया, फिर 4 का आया, लेकिन इस अटेम्प्ट में नहीं आया। सिमिलरली पहले अटेम्प्ट में बेसिक कंसेप्ट नहीं आया था, इस अटेम्प्ट में बेसिक कंसेप्ट आया है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप आईसीआई के आगे प्रेडिक्शन फेल है आपका। ये मौसम का हाल बता देते हैं, लेकिन आईसीआई का हाल नहीं बता सकते कि कौन सा भाई पेपर में क्या चैप्टर पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप अगले जो 5 हेड की बात कर लो। 5 हेड में देखो रोटेशन कैसे है। सैलरी का क्वेश्चन सितंबर में आया, ना तो आया मई में, ना आया जनवरी में, मतलब सैलरी से भी पूछा है। फिर हाउस पट्टी का देखो, हाउस पट्टी का भी कब आया है? सितंबर में। सितंबर में हाउस पट्टी का आया, ना तो आया जनवरी में, ना आया मई में। कैपिटल गेन का हर बार आ रहा है। तो जो बच्चे कैपिटल गेन छोड़ना चाहते हैं, कल बच्चा एक पूछ रहा था डाउट, कहता कैपिटल गेन छोड़ दूं, देख ले भाई 6 नंबर है, छोड़ना है तो छोड़ दे, कोई चक्कर नहीं है, 6 नंबर है। इसके बाद पीजीपी का भी लगभग हर अटेम्प्ट में आता है, तो 4 नंबर पहले आया, फिर पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया। नहीं आया का मतलब ये नहीं है कि आया नहीं है, 15 नंबर का तो आता ही है टोटल इनकम, वो तो आता ही है। इसके अलावा क्या कहते हैं अपना 6 नंबर का पीजीपी इस बार भी आया है। अदर सोर्सेज का हर बार आ जाता है एमसीक्यू के अंदर, इस बार नहीं आया। इसके बाद फिर आते हैं क्लबिंग। क्लबिंग तो देख लो भाई, पिछले दोनों अटेम्प्ट से 6-6 नंबर का आ रहा है, और मई में नहीं आया था क्लबिंग का। सेट ऑफ का देख लो, सितंबर में नहीं आया था, लेकिन मई में भी आया था और जनवरी में भी आया था। डिडक्शन का देख लो कि कब आया था अपना, यहां पर आया था, सितंबर में आया था, और जनवरी और मई में नहीं आया। तो मतलब देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था, इन तीनों चैप्टर में से क्या होता है? रोटेट होता है। इन तीनों चैप्टर में से रोटेट होता है। ऐसे ही ऊपर के 5 हेड है, इनमें से क्वेश्चन रोटेट होते हैं, कभी किसका आ गया, कभी किसका आ गया, इस तरीके से रोटेट होते हैं।
एडवांस टैक्स टीडीएस का तो हमेशा आता है, आप देख लो रेगुलर है कि पहले 8 नंबर का आया, फिर 4 नंबर का आया, 4 नंबर का आया, तो टीडीएस तो हमेशा ही आता है। तो अभी अपने जितने 2 चैप्टर बचे हैं ना, एक तो आपका कौन सा बचा है, टोटल इनकम बचा है, उसमें से हमेशा आता है, फिर टीडीएस बचा है उसमें से हमेशा आता है, और फिर कैपिटल गेन बचा है उसमें से हमेशा आता है। तो अभी आपके जो चैप्टर बचे हैं उसमें से तो क्या होता है, हमेशा ही अपना क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है कि भाई पेपर में आना है। रिटर्न अभी करवा रहा था मैं, रिटर्न में से भी देख लो, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन थ्योरी का पक्का आता है, डेफिनेटली आता है, और टोटल इनकम तो आपको पता ही है। तो ये था अपना इनकम टैक्स के पेपर का एनालिसिस। अब इसमें जो मेरे को सीखने को मिला वो ये है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं बच्चों को, मेरे को तो खैर क्या सीखना है, बच्चों को ही सीखना है कि कोई भी चैप्टर आप इसको हल्के में मत ले, छोड़ के मत चले, और किसी भी चैप्टर पे ओवर डिपेंडेंस मत करें कि भाई ये चैप्टर तो मैं कर लूंगा तो पक्का पास करा देगा। तो वो हर चैप्टर में रोटेशन चलती रहती है, तो इसीलिए आप सैलरी के भरोसे जाओगे तो क्या पता वो आए ही ना, तो इस तरह से आप मत कीजिए। अब अपन आ जाते हैं किसके ऊपर, अपना जीएसटी के ऊपर। तो पहले तो मैं पेपर ही खोल लेता हूं। तो ये जो आपका पेपर था, हम यहां तक तो इसको एनालाइज कर चुके थे, मैं साथ में जीएसटी को एनालाइज कराता हूं। ये देखो, ये है जीएसटी का क्वेश्चन। तो भाई जीएसटी का क्वेश्चन जो पहला हमेशा मैं आपको बोलता हूं 10 नंबर का आएगा, जो बेसिकली आईटी चैप्टर का आएगा, जिसमें 3 चीजें करनी होगी। नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी, पहले ग्रोस निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से क्या माइनस करना पड़ता है, उसमें से आपको जो आपका आईटीसी अवेलेबल है वो माइनस करना पड़ता है, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में आपको अपना जो है नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है। ई कैसे कितना पे करोगे वो निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो पुराना जमाना था कि ये क्वेश्चन आसान आता था। आज वो इस क्वेश्चन में सब कुछ पूछता है मिक्स करके। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन भी पूछे हैं उसने, एग्जामिनेशन भी बीच में डाली है, ईसीओ का पॉइंट भी बीच में डाला है, आरसीएम भी बीच में डाला है। तो मतलब कुल मिला के सारे चैप्टर्स का मिक्स करके पूछा है। तो अगर क्या, मैं वैसे बोलता हूं कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन लास्ट में करना भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें कोई ना कोई गलती हो जाएगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करो। जो लास्ट का 1 आवर होता है उसमें छोड़ दो, एक तो ये वाला क्वेश्चन, एक वो टोटल इनकम का 15 नंबर का क्वेश्चन, वो लास्ट के 1 आवर के लिए छोड़ दो। साथ में एमसीक्यू की केस स्टडी जो मुश्किल लग रही है वो भी लास्ट के 1 आवर के लिए छोड़ दो कि लास्ट में देखेंगे। शुरू के 2 घंटे में बहुत सारे आसान क्वेश्चन थे करने लायक, जैसे इनकम टैक्स में देख लो, कैपिटल गेन का क्वेश्चन आसान था, डेप्रिसिएशन का आसान था, इसके सेट ऑफ का आसान था, टीडीएस का आसान था, तो पहले रिटर्न का आसान था। उनको टारगेट करो ना भाई बच्चे। अब जैसे मैंने कल स्टोरी डाली थी कि भाई रिव्यू बताओ बच्चों कि भाई क्या आपको लगा, तो उसमें से भाई ये मान लो 50-60% बच्चों का जो है क्या कहते हैं वो रिव्यू ऐसा रहा कि सर पेपर एवरेज था, ठीक था, हम कर रहे, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों का रिव्यू ऐसा था, 40% बच्चों का ऐसा रिव्यू था, वो बोल रहे थे कि भाई सर टफ था पेपर, और शायद जो है क्या कहते हैं कम बनेंगे, 40-50 इस तरह की रेंज में बनेंगे, तो उनको टफ लग रहा था। तो मतलब कहने का क्या है कि भाई वो मिक्स रिस्पॉन्स है, सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर को आसान बोले या मुश्किल बोले, समझ नहीं आ रहा। तो वो इस तरह की चीज है। तो वो आपको फिर क्या करना है, पेपर हमेशा ही ऐसे आते हैं भाई, मेरे को तो देखते हुए देख लो कितने साल हो गए देखते हुए कैसे पेपर आ रहे हैं, हमेशा ही ऐसे आते हैं। कुछ एक आधा अटेम्प्ट एक्सेप्शन होता है, जैसे कि मई अटेम्प्ट, अब पिछले मई में थोड़ा सा इजी था इससे, अब इस मई में भी हो सकता है कि थोड़ा सा क्या आ जाए, अच्छा आसान आ जाए पेपर। नहीं आसान आएगा, फौजी तू रहने दे। तो कहने का मतलब ये है कि आसान पेपर आ सकता है, मई में कंपैरेटिवली आसान आता है, ऐसा मैंने देखा है। बट स्टिल जो भी आसान हो या मुश्किल हो भाई, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कैसा पेपर हो उस पेपर में से हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आसान होते हैं और जो करने लायक होते हैं। हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो करने लायक होते हैं। और वो कितने नंबर के मिलेंगे भाई, आराम से अभी भी मैं गिनवा सकता हूं 40, 50, 60 नंबर के। तो इस पेपर में भी क्वेश्चन थे जो आराम से क्या करने, वो करने लायक थे। लेकिन बात वही है कि बच्चों का ध्यान पेपर पढ़ते किस पे जाता है, हाय मुश्किल, हाय मुश्किल। आपको हाय मुश्किल की जगह, हाय गर्मी की जगह ये देखना है कि भाई कौन सा, कितने क्वेश्चन आसान है, पहले उनको करना है, वो कर लो। लास्ट के 1 घंटे में देख लेंगे तो मुश्किल है, जो होंगे हो जाएंगे, नहीं तो नहीं सही। कम से कम पास तो हो जाओगे, 40, 50, 60 तो बना लोगे। तो ये वाली बात है भाई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो आपका ये आ गया, हाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन, सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन है।
बहुत आसान क्वेश्चन था कि अपना एक सिनेमा हॉल में अमेंडमेंट आई थी, वो अमेंडमेंट के ऊपर था। तो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वो तो मैं हमेशा बोलता हूं। अमेंडमेंट के ऊपर था कि भाई अगर सिनेमा हॉल के अंदर आप टिकट खरीदते हो और टिकट के साथ साथ पॉपकॉर्न या कुछ और चीज भी खरीदते हो और कोमो में खरीदते हो तो फिर क्या कौन सा रेट लगता है, ये वाली बात होती थी। और अगर कोमो में खरीदते हो तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है मूवी, उसका रेट लगेगा, और अलग अलग खरीदोगे तो अलग अलग रेट लगेगा। उसी कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया 5 नंबर का। सारे बच्चों को बड़ा आसान लगा, मैंने सबसे पूछा तो सबको आसान लगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान है जिसको आरसीएम आता है, सारा आरसीएम के ऊपर है। देखो यहां पर जो है क्या कहते हैं, सारा का सारा आरसीएम है। ये 4 एंट्रीज है, चारों पे आरसीएम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा ये आपको चेक करना है। तो आरसीएम का पूरा क्वेश्चन बना रखा है, यानी कि चार्ज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बातें लिख रखी है कि गुड्स बेचे हैं और अपना यहां पे इवेंट कंडक्ट करा रहा है, तो जहां लोकेशन ऑफ इवेंट होती है वो हो जाता है। तो उस तरह से क्वेश्चन बना रखा है। 2.5 नंबर के 2 पार्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ये भी ईजी है। बच्चे कंपैरेटिवली जीएसटी का पेपर टफ बता रहे हैं इनकम टैक्स से, ठीक है, लेकिन आप खुद देखो भाई ये प्लेस ऑफ सप्लाई का आसान क्वेश्चन है, करने लायक है, किया जा सकता था, पता नहीं इसको क्यों टफ बता रहे हैं। ये भी आरसीएम का क्वेश्चन है, अगर आपको आरसीएम आता तो कर सकते थे, नहीं आता तो नहीं कर सकते थे। 5 नंबर का ये भी आसान है। तो 10 नंबर तो भी मैंने आसान बता दिए, अभी गिनवाऊंगा और भी कितने आसान है। 10 नंबर तो मैंने आसान बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, ये वाला। अब ये है आपका अफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये थ्योरी का कंसेप्ट हुआ करता था कि जिस दिन आपके टर्नओवर अपना 20 लाख से एक्सीड हुई, तो अगर आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो अफेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव माना जाता है, जहां से आपकी टर्नओवर एक्सीड हुई। तो वो डेट निकालनी थी यहां पर, और फिर बताना था कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू करने हैं। तो जीएसटी नंबर आने के 1 महीने में रिवाइज करने होते हैं। कौन सी पीरियड के रिवाइज करने होते हैं? टर्नओवर 20 से ज्यादा होने के बाद और अप टू रजिस्ट्रेशन आने की डेट, यहां तक के इनवॉइस क्या करने होते हैं? रिवाइज। जिसको कंसेप्ट आते हैं उसके लिए अगेन ये क्वेश्चन क्या है? आसान। जिसको नहीं आते उसके लिए मुश्किल है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी डुएबल है अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो। लेकिन मैं तो बहुत आसान की बात करूंगा, ये क्वेश्चन इतना आसान। भाई रिटर्न होती है, रिटर्न चैप्टर के अंदर आता है, 3B रिटर्न के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 39 मतलब 3B रिटर्न। 3B रिटर्न के अंदर अगर गलतियां हैं तो गलतियां क्या ठीक की जा सकती हैं? तो भाई गलतियां ठीक की जा सकती हैं अगले महीने की R1 में। R1 में गलतियां ठीक होती हैं, 3B में कभी ठीक नहीं होती। ये पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है रिटर्न चैप्टर में। फिर लास्ट डेट बता रखी है कि भाई कौन सी लास्ट डेट है अपना रिटर्न इसको ठीक करने की, गलतियां ठीक करने की। तो वो होती है आपकी 30 नवंबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। हर चीज में जब लास्ट डेट होती है यही आती है। चाहे आप आईटीसी लेने की लास्ट डेट देख लो, चाहे क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट देख लो, सब में यही है 30 नवंबर या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर अपना ऑडिट लग जाए, आपकी स्क्रूटनी हो जाए, तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन लिखना था। ये मैं कह सकता हूं कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो गया सेकंड पॉइंट। बाकी ये टाइम लिमिट आसान थी और ये अपना आसान था एज पर माय व्यू। बाकी बच्चों ने अगर रिटर्न चैप्टर छोड़ ही रखा है तो मुश्किल ही लगेगा, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन इसको तो कोई मुश्किल नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन अमेंडमेंट लेक्चर में 2.5 घंटे का जो अपन ने लिया था, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, उसमें से कराया था आपको कि अभी नया NHAI ने हाईवे बनाए हैं, उसका नया हाइब्रिड मॉडल आया है और उसके अंदर जो है क्या कहते हैं अपना उसका टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर क्लैरिफिकेशन आई थी कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई कंटिन्यूअस सप्लाई और सर्विस के हिसाब से निकाला जाएगा। वो अभी क्लैरिफिकेशन, उसका थ्योरी का नोट लिखना था। एज इट इज आप चेक करना, यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई का, उसमें ये क्लैरिफिकेशन करवाई थी मैंने। बल्कि उन्होंने यहां पर कमाल की बात ये करी कि इसकी केस स्टडी नहीं बनाई। मैं तो सोच रहा था केस स्टडी बनाएंगे, उसने तो बहुत आसान कर दिया। कहते हैं बस एक्सप्लेन करो। तो आपको थ्योरी लिखनी थी कि ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है। ये मॉडल वो होता है कि जिसमें हाईवेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्या कहते हैं अपना किसी कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को। मैंने वहां L&T का एग्जांपल दिया था कि L&T ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है हाईवे बनाने का, और ये 15-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक तो शुरू में पेमेंट मिल जाती है और बाकी का पैसा वो टोल में से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये अपना मॉडल होता है, हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं इसको। और ये काफी सालों तक चलता है, क्योंकि इसमें हाईवे बनाने के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हाईवे बनाते भी हैं, देखो लिख भी रखा है, रोड कंस्ट्रक्शन भी होती है, मेंटेनेंस भी। मतलब सारा क्वेश्चन में ही दे दिया, इन्हीं बातों को आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि मोर देन 3 मंथ्स है, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, रिकरिंग पेमेंट है। ये सारी डेफिनेशन होती थी कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की। तो वो सारी बातें एक्सप्लेन करनी थी आपको।
मुझे तो आसान लगा भाई, क्योंकि मुझे याद है चीजें तो मेरे को आसान लग रहा है। आप लोगों को याद नहीं है तो आपको क्या लगेगा, मुश्किल। तो अगेन बात यही है कि अगर आप 100% सिलेबस रिवाइज कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको ये नहीं आता, तो एग्जाम्शन चैप्टर में ओल्ड एज होम ये वाला लिख दो, ऑप्शन दिया अगले। तो एग्जाम्शन चैप्टर में ओल्ड एज होम होता था कि 25,000 रुपए का अगर वो है और प्लस के गवर्नमेंट का ओल्ड एज होम है तो उस पर एग्जाम्शन मिलती है। ऑल्दो मैं कहता हूं ये वाला पार्ट मुश्किल है, पता है क्यों? क्योंकि थ्योरी है नहीं ज्यादा लिखने की। इसकी 2-3 कंडीशन ही थी कि भाई वो रूरल एरिया में होना चाहिए, 60-65 साल की उम्र होनी चाहिए, 25,000 रुपए का वो अमाउंट होनी चाहिए, और क्या कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ओन होना चाहिए, तो एग्जाम्ट हो जाता है। तो मतलब इसमें थोड़ी मुश्किल ये हो सकती है कि ये चीजें जो है क्या कहते हैं अपना ज्यादा है नहीं लिखने के लिए, 3-4 लाइनें भरेंगी। यहां आप पूरा पेज भर सकते हो, 5 नंबर के लिए कंटेंट आ सकता है। तो थ्योरी में लिखने में दिक्कत बस यही है कि भाई कंटेंट लिखें क्या, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर का थ्योरी दे दिया इसने। सिमिलरली यहां पर ईवे बिल के बारे में लिख रखा है कि भाई कब आपको पार्ट ए नहीं भरना पड़ता, तो वो होता है ना जब सेम सिटी के अंदर होता है, सेम स्टेट के अंदर 50 किलोमीटर था, पता नहीं 20 किलोमीटर था, तो वहां पर अगर होता है तो आपको ईवे बिल का पार्ट ए नहीं भरना पड़ता। तो वो वाली चीज थी। इसके बाद नेक्स्ट लिख रखा है कि ये तो और भी आसान है कि कौन कौन से 6 जो अपना टैक्स है वो बंद हुए थे जब जीएसटी आया। तो जैसे वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया, इस तरह के आपको और टैक्स लिखने थे कि भाई कौन कौन से, एक्साइज तो सेंटर का है ना भाई, स्टेट के कौन कौन से बंद हुए थे ये लिखने हैं। तो वहां रटना पड़ेगा आपको कि भाई चैप्टर नंबर 1 में से ही पूछ लिया उसने, बेसिक कंसेप्ट में से कि कौन कौन से टैक्स बंद हुए थे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब इसको मैं एनालाइज करके बताऊं तो हर चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, कोई भी चैप्टर ऐसा छोड़ा नहीं इसने क्वेश्चन ना आया हो। तो जो लोग जीएसटी में ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम कुछ चैप्टर कर लेंगे, हर चैप्टर में से पिछले अटेम्प्ट्स में भी देख लो आप, चाहे मेरे पास ये सितंबर अटेम्प्ट भी है, हर चैप्टर में से क्वेश्चन है, बेसिक में से भी क्वेश्चन है, सप्लाई में से भी है, चार्ज में से भी है, एग्जामिशन में से भी है। एक टाइम ऑफ सप्लाई छोड़ा था पिछले अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में तो अपना आप देख लो पिछले अटेम्प्ट में भी लगभग सारे चैप्टरों से क्वेश्चन है। ईवे बिल को छोड़ दो, पेमेंट को छोड़ दो, ये 2-3 चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं था पिछले अटेम्प्ट, बाकी सब में से था। लेकिन जनवरी में तो भाई आप मेरे को एक चैप्टर बताओ जहां से क्वेश्चन नहीं है। जनवरी में तो भाई बेसिक से भी 3 नंबर का है, सप्लाई से 5 का है, चार्ज से 5 का है, एग्जामिशन से 7 का है, प्लेस ऑफ सप्लाई से 7 का है, टाइम ऑफ सप्लाई से 5 का, वैल्यू ऑफ सप्लाई से 2 का, आईटीसी से ये है, टीडीएस से भी है, आप देखो रजिस्ट्रेशन से भी है, इनवॉइस से भी है, ईवे बिल से भी है, अकाउंट से भी ये चैप्टर बताओ कहां से छोड़ा है। हाँ, 2-2 मार्क्स के जो लिख रखे हैं वो एमसीक्यू है। तो मतलब देख लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके कहां से आए हैं, बेसिक कंसेप्ट से आए हैं, सप्लाई से आया है, चार्ज से आया है, एग्जामिशन से आया है, प्लेस ऑफ सप्लाई से आया है, टाइम ऑफ सप्लाई से आया है, आईटीसी से आया है, रजिस्ट्रेशन से आया है और रिटर्न से आया है। ये तो आए हैं बड़े क्वेश्चन। बाकी जितने भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे कहां से आए हैं, एमसीक्यू में से आए हैं। एमसीक्यू में आई केस स्टडी है, बट वो केस स्टडी इतनी ब्यूटीफुली अपना डिजाइन की गई है कि उसमें अलग अलग चैप्टर्स के पॉइंट पूछे हुए हैं। हर केस स्टडी के अंदर 3 एमसीक्यू हैं और तीनों अलग अलग चैप्टर के हैं, सेम चैप्टर के नहीं है। इनकम टैक्स में तो क्या था, तीनों क्लबिंग के थे या फिर तीनों अपना उसके थे एग्रीकल्चर इनकम के। लेकिन यहां क्या है कि तीनों जो है वो अपना जो केस स्टडी आई हैं उनके अलग अलग एमसीक्यू हैं, अलग अलग चैप्टर्स के। तो भाई ये है एनालिसिस पेपर का, जिसके अंदर आपको भी ये सीखना है कि हमें कोई भी चैप्टर छोड़ने का नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं कोई भी चैप्टर छोड़ने का नहीं है। और अगर आपको अच्छे नंबर नहीं लेने, 40-50 लेने हैं, फिर आप देख लो, मैंने तो आपके सामने रख दिया कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आया है। आप इसमें से चाहे बाद में इसको यूट्यूब पे डलेगा ये लेक्चर, आप देख लेना आराम से कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया है, सब आप एनालाइज कर लेना और अपने हिसाब से आप इसको नोट कर लेना, भाई मेरे को ये चैप्टर करना ये नहीं करना। मैं तो सब इसमें लिख दिया, पिछले तीनों अटेम्प्ट लिख दिए कि भाई कौन सा अटेम्प्ट में क्या आया था, किस कैसे आया था। और तो भाई मैं क्या एनालाइज कर सकता हूं आपके लिए। मेरा अगर मानो तो यही है भाई, सारे चैप्टर करो, कुछ ना छोड़ो, क्योंकि हर अटेम्प्ट में उथल पुथल मच जाती है, किसी में कौन सा डाल देता है, किसी में कौन सा डाल देता है। अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप सारे करके जाओ। तो भाई ये है अपना। अब एमसीक्यू भी दिखा देता हूं आपको मैं, बाकी मोस्टली हो गया अपना एनालिसिस। एमसीक्यू में देख लो, ये अपना जो पहला केस सिनारियो है ये अपना जीएसटी का है।
इस केस सिनारियो के अंदर 3 क्वेश्चन है। ये अपना आरसीएम का ऊपर है, ये अपना प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, और ये आपका जो है क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, आउटवर्ड सप्लाई वैल्यू निकालनी है उसकी। ठीक है, सेकंड केस स्टडी के अंदर क्या है, ये सेकंड केस स्टडी है। केस स्टडी थोड़ी सी लेंथी है, तभी मैं बोलता हूं केस स्टडी वाले एमसीक्यू लास्ट में देख लेना भाई, पहले जो क्वेश्चन आसानी से आते हैं वो कर लो, ये सारी चीजें लास्ट में देखो, जो जो लेंथी हैं, जो जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं। यहां पर ये क्वेश्चन आया है पेमेंट ऑफ टैक्स से, और ये सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट वाला है ना, एक्सेस रोंगली अवेल्ड आईटीसी वाला, उसमें से आया है। इसके बाद फिर अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का भी एक क्वेश्चन आ गया। ये तो आसान था कि भाई अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने होते हैं, 6 साल होता है ना, तो उसमें से भी एक एमसीक्यू आ गया। ये टीडीएस का आ गया, कितना टीडीएस काटेगी गवर्नमेंट, ये टीडीएस का आ गया। तो लगभग हर चैप्टर से आया है। ये आपका एग्जामिशन चैप्टर का आ गया कि अपना परफॉर्मेंस वगैरह की है, कथक डांस वगैरह, उसमें आपको बताना है। इसके अलावा ये आपका एचएसएन कोड का आ गया कि एचएसएन कोड कितने डिजिट के लिखने होते हैं। 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होती है तो अपना 6 डिजिट लिखना होता है, तो वो इसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो कितने डिजिट लिखना पड़ेगा, 6 डिजिट लिखना पड़ेगा। तो ये आपका इसका आ गया क्वेश्चन। फिर ये इनकम टैक्स की केस स्टडी आई है, ये पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर है, सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर आप देखोगे तो सारे के सारे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के ऊपर हैं, सारे के सारे। इसके अलावा जो अगली केस स्टडी है वहां पर अपना ये बेसिक कंसेप्ट का, ये आसान सा है कि भाई किसके ऊपर लॉटरी पे कितना रेट लगेगा वगैरह वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन है। ये भी आसान है, एएमटी का मैं करवाऊंगा, एएमटी टोटल इनकम के अंदर, तो ये भी हो गया आपका। तो ये क्लबिंग की केस स्टडी आ गई। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें क्लबिंग के मिलेंगे, तीनों के तीनों। तो इस तरह से जो है अपना पेपर आया है। तो अब देखते हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं। मेरे पास 1-2 बच्चों के तो मैसेज आए हैं जिनके एमसीक्यू में उन्होंने मार्क्स निकाल लिए, क्योंकि यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग हैं जो अपना आंसर्स डाल देते हैं। तो यूट्यूब पे इनके आंसर लोगों ने डाल दिए और उन्होंने अपना मैच करके मार्क्स निकाले। तो किसी बच्चे ने बोला 26 आएंगे मेरे 30 में से एमसीक्यू में, किसी ने बोला 22 आएंगे, किसी ने ये भी बोला कि मेरे तो 9 नंबर ही बन रहे हैं एमसीक्यू के अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि जिसके कंसेप्ट ठीक होंगे उसके अच्छे नंबर बनेंगे, जिसके कंसेप्ट ठीक नहीं होंगे उनके कम नंबर बनेंगे। और एमसीक्यू में अगर आपके 26-22 आ जाते हैं तो फिर तो आपको पता ही है पास होने के लिए क्या चाहिए। फिर तो आंसर शीट खाली छोड़ाओगे, थोड़ा बहुत लिखा होगे तो भी हो ही जाओगे, क्योंकि 14 नंबर चाहिए फिर तो पास होने के लिए, 18 नंबर चाहिए। लेकिन जिसके 8-9 नंबर बनेंगे एमसीक्यू में उसको फिर 30 नंबर और चाहिए। ऑल तो वो भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 15 नंबर का तो इनकम टैक्स का ही आसान था। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आप कर सकते हो सिक्योर। देखते हैं बाकी जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा कि भाई हाईएस्ट मार्क्स कितने जाते हैं, 70, 80, 60 जितने भी हैं। एग्जामिनेशन तो आनी चाहिए काफ़ी बच्चों की। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे फिर कभी। बाय बाय, टेक केयर।